हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार लगे होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें हम खुद स्वयं बनाते हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नसीब के हिसाब से होती हैं। एक कहावत है कि ठोकर लगना, अगर ठोकर लग जाए तो ठोकर लगने के बाद भी अगर मुसाफिर न संभले, ठोकर लगने के बाद भी अगर मुसाफिर न संभले तो ये मुसाफिर का नसीब और उसका दोष है, क्योंकि पत्थरों ने तो अपना किरदार निभा दिया है। तो कहना ये है कि आपको अगर ठोकर लग रहा है ना, तो उससे आप संभलना सीखिए, ठीक है। और अगर आप वहाँ संभल गए तो आप जीवन में कोई भी ठोकर रहेगा उससे संभलते चले जाएंगे। तो वही कहावत है कि ठोकरों ने तो मतलब पत्थरों ने तो अपना किरदार निभा दिया। आपके जीवन में जो लोग आए, जैसा उन्होंने बिहेव किया, जैसा आपके साथ रहे, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, वो कुछ न कुछ सिखा कर गए आपको, ठीक है। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं, फिर उसके बाद अपने में क्या परिवर्तन लाते हैं। ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं और आपके नसीब पर निर्भर करता है। नसीब वहीं साथ देता है जहाँ आपका परिश्रम काम करता है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ने में हम लोग जो पढ़े थे, हम लोगों ने न्यूटन क्या कहते हैं, हम लोगों ने इससे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम और घर्षण पढ़ेंगे, और बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत दिक्कत नहीं है। आप इस चैप्टर को समझेंगे भी, क्योंकि मैंने टोटल एनसीईआरटी बेस उठाया है और वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? न्यूटन के गति का नियम व घर्षण, ठीक है। न्यूटन के गति का नियम और घर्षण हमें पढ़ना है, ठीक है। या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एंड फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, यही हमारा आज का चैप्टर है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। हम इसमें पहला क्या पढ़ेंगे, हम लोगों को इसमें पहले क्या करना है, हमें पहले थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेनी है, ठीक है। और यहीं से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। हमें इसमें पहला पढ़ना है जड़त्व पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जड़त्व पढ़ना है, क्योंकि जड़त्व जाने बिना आप मतलब जड़त्व अगर आप जान लेते हैं, शुरुआत पहले शुरू अच्छी हो जाती है ना, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं मतलब जड़त्व नाम ले लूँगा, इनर्शिया नाम ले लूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम इसको बहुत आसान तरीके से, आसान शब्दों में समझ सकते हैं, तो उनको समझ लेते हैं, ठीक है। इनर्शिया, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? तो इनर्शिया पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। इनर्शिया कहता क्या है? इनर्शिया का कहने का क्या कारण है, क्या अर्थ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके घर के सामने, ठीक है, एक कार खड़ी है। जो भाई, अब कार है तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा, मास अधिक होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा बच्चा या आपका भाई सोच लीजिए, अब उसको वो धक्का दे रहा है, तो चूंकि उसका द्रव्यमान यानी उसका मास अधिक है, और वो बच्चे के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, उसकी वजह से वो जो कार है वो न टस हो रही न मस हो रही, मतलब वो हिल ही नहीं रही है अपनी जगह से, ठीक है। वो हिल नहीं रही है। लेकिन वहीं एक छोटा सा कार, खिलौने वाली कार है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी, अगर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं। वहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि बच्चों को किस तरह की सोच होती है, ठीक है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को, एक ऐसा समय आता है कि उसको जीवांत समझ लेते हैं, यानी जीवित समझते हैं। तो वो एक छोटी सी कार लिया है, ठीक है, उस कार को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो वो कार क्या कर रही है? चल रही, क्योंकि उसका मास जो है उस बच्चे के मास से कम है, इसलिए खिलौने वाली कार क्या हो जा रही है? आसानी से चल जा रही है। ये वही बच्चा सोचकर, उसी चीज को सोचकर उस बड़ी कार को क्या कर रहा है? धक्का देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो कार है
जो वास्तविक कार है वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो यही है आपका क्या, जड़त्व, यानी टस से मस न होना। देखिए एकदम सरल शब्दों में समझिए, टस से मस न होना ही क्या है, आपका जड़त्व यानी इनर्शिया कहलाता है। कह सकते हैं कि यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था में, ठीक है, अपनी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए विरोध करता है। अपनी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए क्या, परिवर्तन होने का विरोध करता है, परिवर्तन होने के लिए विरोध करता है। अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, अगर गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यह वस्तु की वह अवस्था है या वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगा। यही ये कह रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा, यह वस्तु का वह गुण है जिसमें वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, स्थिर रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। ये लिख लीजिए। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, रहना चाहेगी। देखिए यह वस्तु का वह गुण है जिसमें वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वस्तु स्थिर है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ये है आपका क्या, जड़त्व का नियम है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, एक बच्चा है एक बड़ी कार को जाकर धक्का दे रहा है। ठीक है, वो उसको खिलौना समझ रहा है, लेकिन उसका मास क्या बहुत ज़्यादा है और मास पर ही निर्भर करता है। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। लेकिन एक छोटी सी खिलौने वाली कार है, उसको बच्चा आसानी से धक्का दे लेता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका मास क्या है, खिलौने वाली कार का मास कम है, जबकि जो वास्तविक कार है उसका मास अधिक है। इस वजह वो टस से मस नहीं हो रही है, यानी अपने जड़त्व की स्थिति में है। अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी। ठीक है, ये हो गया जड़त्व का नियम। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। अब देखिए जो जड़त्व है ना, जड़त्व दो तरीके से काम करता है। एक तो गतिमान अवस्था में काम करता है और एक स्थिर अवस्था में काम करता है। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया कि ये जो जड़त्व है, ठीक है, ये जो इनर्शिया है, ठीक है, ये जो इनर्शिया है ये दो अवस्था में काम करती है। एक अवस्था इसका क्या होता है, एक अवस्था होता है जब वो गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी, वो गतिमान रहेगी। ठीक है, और जब वो स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। गति का जड़त्व में जब वस्तु क्या है, जब वस्तु गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गति का जड़त्व कहा जाता है। जब वस्तु स्थिर है तो उसे स्थिर का जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जब वस्तु स्थिर है तो उसे स्थिर का जड़त्व कहा जाता है। मैं क्या लिख रहा हूँ, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। ठीक है, जब वस्तु गति में है तो गति का जड़त्व, स्थिर का जड़त्व, स्थिर का जड़त्व,
स्थिर का जड़त्व है। जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु स्थिर स्थिर है, जब वस्तु स्थिर है, ये चीज कह रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए, गति का जड़त्व और स्थिर का जड़त्व। जब गति में है तो वो गति में रहना चाहेगी, गति में रहेगी, अपने गति में रहने का विरोध नहीं करेगी। जब वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहना चाहेगी, अपने स्थिर होने का विरोध नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में कौन अधिक है, इन दोनों में कौन अधिक है? तो याद रखिएगा, जो गति का जड़त्व है वो अधिक होगा किसके? स्थिर के जड़त्व का। ठीक है, गति का जड़त्व विराम से क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि स्थिर होने का मतलब विराम होना, यानी गति का जड़त्व जो होगा स्थिर के जड़त्व से अधिक होगा, गति का जड़त्व स्थिर के जड़त्व से अधिक होगा। ये वाला साइन लगेगा, याद रखिएगा। आपको पूछ लेगा कि बताइए गति का जड़त्व अधिक होता है कि स्थिर का जड़त्व अधिक होता है, तो याद रखिएगा गति का जड़त्व हमेशा क्या होगा? अधिक होगा स्थिर के यानी विरामावस्था के जड़त्व से। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? इसका फार्मूला पढ़ने चल रहे हैं। जड़त्व इजिकल टू आई इजिकल टू क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर होता है, m इंटू आर स्क्वायर होता है। यहाँ रेडियस दिखाता है और ये मास है, यहाँ पर रेडियस दिखाता है और यहाँ पर क्या है? मास है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम इससे एक परिणाम निकाले, इससे एक रिजल्ट निकाले, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्या लिख सकता हूँ कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। फिर से सुनिएगा, मैंने जड़त्व इक्वल टू क्या बताया? तो मैंने जड़त्व इक्वल टू बताया m इंटू आर स्क्वायर बताया, मैंने m इंटू आर स्क्वायर बताया। और यहाँ से एक परिणाम निकाल कर ले आया हूँ कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर आप इतनी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बेकार है। ठीक है, आपको मैं हर चीज़ का आपको एकदम क्लियर चीज़ें दूंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यही पढ़िए, यही लर्न करिए और जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, बात खत्म। इसके बाद दोबारा नहीं, क्योंकि ये हर जगह पर आपको काम देगा। आपकी एनसीईआरटी के बुक में है, आपको लूसेंट उठा के देखिए, वहाँ पर आपको मिलेगा हर जगह। तो अगर इसका मतलब ये है यहाँ से क्वेश्चन उठेगा और तगड़े क्वेश्चन उठेंगे, याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ें इसमें बताते चल रहा हूँ और आप इसको समझते चलिए। ठीक है, जहाँ पर डाउट होता है मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं पैसा लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ और सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, तो ये कह रहा है, फिर से सुनिएगा कि जड़त्व यानी इनर्शिया इक्वल टू होता है m इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर m जो है वो द्रव्यमान है और r क्या है? त्रिज्या है। तो वही कह रहा कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर, वस्तु की त्रिज्या के पर निर्भर करता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? और द्रव्यमान जो इसका है, जो द्रव्यमान इसका है वो जड़त्व को मापने की इकाई होती है। क्या कह रहा है, मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा। मैं कह रहा है कि जड़त्व में द्रव्यमान, ठीक है, जड़त्व में गलत क्या है, द्रव्यमान जड़त्व के मापने की इकाई है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, द्रव्यमान जड़त्व को या जड़त्व के मापने की, लिख लीजिए, जड़त्व को मापने की इकाई है। द्रव्यमान जड़त्व को मापने की इकाई है, द्रव्यमान जड़त्व को मापने की इकाई है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझिए, यहाँ पर द्रव्यमान
मैंने अभी बोला कि एक छोटा बच्चा एक बड़ी वास्तविक कार को धक्का दे रहा है, उसका मास अधिक है, और वही छोटा बच्चा एक खिलौना है, एक कार है, खिलौने की कार, उसको धक्का दे रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ जा रही है क्योंकि उसमें द्रव्यमान कम है। तो यानी जड़त्व को मापने की इकाई कौन है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान ही इसके पैमाने को तय करता है, द्रव्यमान ही इसके स्थिति को तय करता है, द्रव्यमान ही ये बताता है कि इसमें कितना जड़त्व है, ठीक है, हमें कितने बल की आवश्यकता होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि आपने एक चीज़ समझ लिया है कि मैंने ये बता दिया कि बातों बातों में ही आप समझ गए होंगे कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आई कि नहीं आई? अब न्यूटन के नियम की बात करने चल रहे हैं, न्यूटन के नियम की बात करने चल रहे हैं। न्यूटन ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक प्रिंसिया में, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिया याद रखिएगा, ये नहीं पूछा जाता है, फिजिक्स है, इतिहास नहीं है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिया में न्यूटन के गति के नियम को लिखा था या उसमें प्रकाशित किया था। और न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1687 ईस्वी में हुआ था। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने किया था भाई। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। न्यूटन ने गति के नियम को कब दिया था? तो 1687 में दिया था, ठीक है, या 1687 में प्रकाशन किया था। कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था। अब हम शुरू करने चल रहे हैं। अब थोड़ी मजे की बात इस न्यूटन के बारे में कर लेते हैं। न्यूटन जो थे, कहते हैं कि उन्होंने गति के नियम दिए, बहुत सारे चीज़ों में उनका योगदान रहा। अब उसी तरह से जब भी आप हैं, हम लोग क्यों शिक्षा ले रहे हैं? क्योंकि हमें विज्ञान के जरिए हर चीज़ को आसान बनाना है, विज्ञान के जरिए हमें हर चीज़ के बारे में पता करना है। इसी गति के नियम के कारण बल के बारे में पता चला, बल की परिभाषा पता चली, ठीक है, बल के नियम पता चले, बल के प्रभाव पता चले, इसी न्यूटन के गति के नियम का। और मैं तीनों को मेंशन करूंगा, तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान देना है और पढ़ना है। अब न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो था, यानी पहला नियम जो था, उसे जड़त्व का नियम कहा गया, उसे गैलीलियो का नियम कहा गया, ठीक है। फिर से सुनिए, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा गया और उसी को गैलीलियो का नियम कहा गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला, इसमें न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम, या क्या, इसके बाद क्या बताए थे? क्या बताए? गैलीलियो। किसका बताए हैं? गैलीलियो। अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा देख लें। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, ठीक है, गैलीलियो का नियम। अब सरल भाषा में एकदम समझने की ज़रूरत है, कोई बहुत बड़ा चीज़ हम नहीं पढ़ाने चल रहे हैं, ये आप बार बार पढ़े हैं। थोड़ी सी चीज़ें इसमें मैं एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल डाल दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए पहले, अगर कोई वस्तु इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है या स्थिर रहना चाहेगी, ठीक है। और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि
जब तक, और ये कब, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, अगर वो गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी। कब तक, जब तक, लेकिन जब कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, ये रह गया न्यूटन के गति का पहला नियम, इसी को जड़त्व का नियम, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, या या वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी, लेकिन कब तक, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, या वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। देखिए मेरे लिखने में, मैं जब लिखता हूँ तो थोड़ा स्पीड अपने में मगन होकर लिखता हूँ। अगर कोई शब्द छूटता है तो उसको थोड़ा मिस्टेक ध्यान दे दीजिएगा और उसको बोलिएगा, करेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, या गतिमान है तो, या वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये चीज आपका क्या आ गया, गति का पहला नियम हो गया। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं इनका उदाहरण लेके चलूंगा। चलिए अब चलते हैं। अब देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप 2 मिनट में सीख गए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, आप अब कभी नहीं भूलेंगे तो इसका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की बारी आती है, और एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखिएगा, वो याद करके रखिएगा, क्योंकि गति का दूसरे नियम में कुछ अलग एग्जाम्पल है, तीसरे में कुछ अलग है, पहले में कुछ अलग है। यही आपको कंफर्म करके चलना है। चलिए चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अब सुनिएगा ध्यान से, आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप ये जरूर महसूस किए होंगे, आप सभी लगभग एग्जाम देने जाते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, ठीक है। अचानक से देखेंगे ट्रेन अचानक से क्या करती है, खींचती है, ठीक है, या जो इंजन होता है अचानक से बोगी को खींचता है। जब अचानक से बोगी को खींचता है तो हमें धक्का महसूस होता है, हमें क्या लगता है, धक्का महसूस होता है। तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ क्या होता है, झुक जाते हैं। ये चीज़ हो गया। या कभी ऐसा होता है कि ट्रेन जब चलती है तो ट्रैक पर अगर कोई जानवर आ गया, अचानक से ब्रेक लेना पड़ता है, अचानक से क्या लेना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, अब फिर से सुनिएगा। जब हम क्या करते हैं, जब हमारी जो ट्रेन होती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी ट्रेन अचानक से इंजन जब डिब्बे को खींचता है ना, तो हम पीछे की तरफ झटका लेते हैं, यानी पीछे की तरफ झुक जाते हैं। और जब ब्रेक लेते हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। कब, जब कोई गाड़ी
क्या होती है, अचानक ब्रेक लेती है, अचानक क्या लेती है, ब्रेक लेती है, तो हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और वही कभी गाड़ी क्या हुआ या ट्रेन जो हुआ है, अगर वो अचानक से चलना शुरू करती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये नियम आपको समझ में आए, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। तो चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। चलती, पहला सुनिएगा, चलती हुई बस, चलती हुई बस का अचानक से ब्रेक लेने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, पहला। दूसरा, कोई बस अचानक से चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते, पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, या पीछे की ओर झुकना दिखाई महसूस होता है। फिर से सुनिएगा, चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लेती है तो हम आगे की तरफ, जैसे ही ब्रेक लिया हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। और अगर कोई बस है या ट्रेन, मैंने कहा ना कि आप कभी कभी महसूस करेंगे कि इंजन अचानक से डिब्बे को खींचता है, तो हम क्या करते हैं, जब अचानक से खींचता है तो हम पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एग्जाम्पल, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ एक दरी रखी हुई है, ठीक है। अब उस दरी क्या हो गई है, गंदी हो गई है, ठीक है। तो हम उस दरी को उठाकर डंडे से क्या कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, डंडे से उसको क्या कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं। और जब पीटने का काम कर रहे हैं तो जो धूल के कण हैं वो गिरना शुरू हो जाता है। ये गति के पहले नियम को दर्शाता है। ये क्या करता है, गति के पहले नियम को दर्शाता है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि दरी को, एग्जाम्पल नंबर 3 था ये, दरी को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का, धूल के कणों का गिरना, सॉरी, धूल के कणों का गिरना, धूल के कणों का गिरना, ठीक है। क्या कह रहा है कि दरी को, ठीक है, दरी को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना, ठीक है, धूल के कणों का गिरना, ठीक है। धूल के जो कण हैं, धूल कणों का गिरना या धूल के कणों का गिरना देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हम, सीजन आ गया, अमरूद का आ गया, आम का आ गया, तो जब हम किसी पौधे को या पेड़ को हम क्या करते हैं, उसकी डाली को झकझोरते हैं, तो जब झकझोरते हैं तो पत्तियां भी गिरती हैं और साथ में फल भी गिरता है। ये भी गति के किस नियम के में आता है, तो गति के प्रथम नियम में आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे के टहनियों को जोर से हिलाने पर पत्ती तथा फलों का गिरना, ये क्या है, ये 4 है। पेड़ या पौधे, पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों के टहनियों को जोर से हिलाने पर पत्ती तथा
पत्ती तथा क्या गिरना, पत्ती तथा फूलों का गिरना या पत्तों का गिरना या फलों का गिरना, ये भी आपके सामने है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके पास 4 हो गया। अब देखिए अगला, देखिए एक हमने ग्लास ले लिया भाई, क्या ले लिया, सॉरी एक ग्लास ले लिया, इस पर एक हमने पेपर रख दिया, ये क्या रख दिया, एक पेपर रख दिया, इस पेपर के ऊपर एक सिक्का रख दिया है, इस पेपर के ऊपर क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया हमने, इसमें क्या भर दिया हमने, जल भर दिया, और ये सिक्का 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, चाहे 10 रुपए का, बहुत है दानी तो 10 रुपए रख दीजिए, 1 रुपए रख दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उस कागज को खींचते हैं, उस कागज को खींचते हैं, और जब ऐसा करते हैं, जैसे ही हमने पेपर कागज को या पेपर को खींचा, वो सिक्का सीधे किस में गिर गया, पानी में गिर गया। ये भी प्रथम नियम में आता है, ये भी कहाँ आता है, प्रथम नियम में आता है। ठीक है, तो एक गिलास, ठीक है, एक ग्लास के ऊपर पेपर रखिए और पेपर के ऊपर क्या रख दीजिए, एक सिक्का रख दीजिए, और पेपर को खींचने के बाद जब जब जैसे ही पेपर को खींचते हैं, सिक्का किस में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा या ग्लास में गिर जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल है, आप कहेंगे तो लिखवा देंगे, नहीं इसको लर्न करके रखिए, याद करके रखिए, गति का तीसरा नियम, अरे सॉरी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, हम कांच के, एक कोई कांच है, उस पर हम पत्थर को मारते हैं, क्या करते हैं, एक कांच है, कांच को हम पत्थर से मारते हैं, तो वो जो पत्थर के लगने की वजह से वो कांच टूट जाता है, वो कांच क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर जब हम गोली मारते हैं उसी कांच पर, तो वो गोली क्या करता है, उस कांच को छेद कर देता है, वहां पर छेद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई कि बात नहीं आई, फिर से सुनिएगा। मैंने अभी एक बताया कि एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर कागज रखिए, ग्लास के ऊपर सिक्का रखा हुआ, जैसे ही हम कागज को खींचते हैं, हमारे खींचने की वजह से वो सिक्का किस में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। ठीक है, ये हो गया। मैंने फिर बोला कि जब हम किसी कांच पर पत्थर से मारते हैं, तो उस पत्थर की वजह से वो कांच क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर वहीं हम उसमें गोली मारते हैं, जैसे ही हम उस पर गोली मारते हैं, तो वो गोली लगने की वजह से, गोली लगने की वजह से वहां क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है, क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गई, एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए कि एक चीज और निकल के आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जाता है, गति का पहला नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या न्यूटन के गति का पहला नियम किसको परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है, किसको दिखाता है, तो गति का पहला नियम बल की परिभाषा को देता है। गति का पहला नियम कौन किसको देता है, तो बल की परिभाषा को देता है। हम लिख सकते हैं न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, देख लीजिए। चलिए ये हो गया। अच्छा अब थोड़ा सुन लीजिए, बल की परिभाषा भी सुन लीजिए। जब ये कह रहा है कि बल की परिभाषा को बताता है, या यहाँ से बल की परिभाषा मिलती है, यही कह रहा है, तो यहाँ से बल की परिभाषा मिलती है, तो बल है क्या, तो बल देखिए वह, मतलब बल वह धक्का या खिंचाव या वह बाह्य कारक है जिसकी वजह से वस्तु के प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। बल वह धक्का या खिंचाव है या वह बाह्य कारक है जिसके लगने की वजह से वस्तु के स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे बल कहते हैं। और बल कैसी राशि है भैया, तो बल सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है, एन से दिखाते हैं, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। समझ में आया
कि नहीं आया है, ये बताइए। और भी इसमें अभी बात होगी, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। बल के में अभी कम पढ़ रहे हैं। बल हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। जब F बराबर m इंटू ए होता है, क्योंकि ये न्यूटन के दूसरे नियम में आएगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अभी उसके बारे में भी चलेगा और वहाँ पर भी हम एक मात्रक हम देखेंगे। लेकिन पहले अब क्या है, हम न्यूटन के दूसरे नियम को जानने से पहले हम संवेग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, तो संवेग के बारे में जानेंगे। तो सुनिएगा जरा ध्यान से कि संवेग क्या होता है, ठीक है, जिसे मोमेंटम कहते हैं। गति के दूसरे नियम से पहले हम क्या जानेंगे, संवेग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, तो संवेग के बारे में जानेंगे, ठीक है। संवेग क्या होता है उसके बारे में जानने के बाद ही हम कुछ भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, संवेग, ठीक है, ठीक है। संवेग में मोमेंटम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, तो मोमेंटम के बारे में जानेंगे, मोमेंटम के बारे में जानेंगे। अब मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। वस्तु छोड़िए, वस्तु को छोड़िए, डायरेक्ट मैं बताता हूँ। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्या मैंने कहा, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास तथा वेग के गुणनफल को संवेग, ऐसे नहीं, गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी संवेग इजिकल टू द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, यानी m इंटू वी। ये हो गया आपका संवेग, यानी कैपिटल M से दिखा दें तो द्रव्यमान इंटू m हो गया, ये हो गया आपका संवेग हो गया। क्या हो गया आपका, तो संवेग हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई, पहले ये बताइए, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ और आगे जान लेते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, हमने पढ़ा द्रव्यमान यानी केजी, ठीक है। वेग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने वेग के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो हमें जब पढ़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेग मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तब मानिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका संवेग के बारे में। जान गए होंगे कि संवेग क्या है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड है। द्रव्यमान गुणे वेग ये फार्मूला हो गया। मैंने कैपिटल M इसलिए दिखाया है, संवेग को दिखाने के लिए मैंने किया है। और उसके बाद मैंने क्या दिखा दिया, m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया संवेग। अब हम न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इधर हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए ठीक है, चले चलिए। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम सही दिख रहा है ना भाई, जरा देख लें। हाँ ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। फिर से सुनिएगा, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन या संवेग में परिवर्तन या उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के की दर को क्या कहा जाता है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न, उस वस्तु में उत्पन्न, उस वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अभी टेंशन मत लीजिएगा, पहले इसको देख लीजिए। क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु, ठीक है, उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन, संवेग में देखिए यही होता है, थोड़ा सा मेरे साथ, संवेग में परिवर्तन के क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस तरह से एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ये यहाँ पर मैंने, यही ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पर हमें संवेग परिवर्तन की दर देखना है। हमने क्या किया, F बल लगाया इस पर। कौन बल लगाया, ये इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। तो जब इस पर F बल लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये u वेग से क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, और यहाँ पर जब पहुँचा तो उसका वेग v हो गया, उसका वेग v होगा। क्या हुआ, तो मैंने क्या कहा कि आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। आरोपित बल संवेग परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। आरोपित बल समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर के, संवेग परिवर्तन की दर के, ठीक है बच्चा, ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर के, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझ लीजिए। संवेग के बारे में मैंने बता दिया, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर F बल, इस ऑब्जेक्ट पर हमने F बल लगाया। F बल लगाने पर u वेग से वो आगे की तरफ बढ़ा। तो जब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, आरोपित बल की वजह से उसमें संवेग उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है। और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुई है, तो समय के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है। किसके रिस्पेक्ट में, तो समय के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है। तो अगर हम इस पर फार्मूला बनाएं, तो हम इसको यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद अगर हम फार्मूला बनाएं, ये फिगर रहना जरूरी है।
अगर हम फार्मूला बनाएं तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एफ, ठीक है, समानुपाती एम वी माइनस एम यू अपान टी लिख सकते हैं, यही हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं। और इसको अगर क्लियरिफाई करें तो एफ समानुपाती एम बाहर लेंगे, वी माइनस यू अपान टी कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ क्लियर कर लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, एक नियतांक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक नियतांक ले लेंगे। तो हम f इजिकल टू यहाँ पर बराबर के एम और v माइनस यू अपान टी। और आपको पता है बेटा कि एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू अपान टी, होता है कि नहीं होता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है। तो हम यहाँ पर के एम इंटू ए लिख सकते हैं, एफ बराबर, यहाँ पर जब ये लिख सकते हैं तो हम के की वैल्यू, अगर यहाँ पर के की वैल्यू 1 कर दें, के की वैल्यू क्या कर दें, 1 कर दें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर एफ बराबर एम इंटू ए लिख सकते हैं, एफ बराबर एम इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एफ का यानी बल का एसआई मात्रक देखेंगे, सीजीएस मात्रक देखेंगे, और डाइन में क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा f बराबर m इंटू ए, एफ बराबर m इंटू ए कहा, f बराबर m इंटू ए कहा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, तो f का एसआई मात्रक, f का मात्रक kg, बोलिए भाई, kg हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या न्यूटन लिख सकते हैं। बोलिए भाई, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, देख लीजिए, देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया एफ का यानी बल का कौन सा मात्रक, तो एसआई मात्रक हो गया, क्या हुआ आपका, एसआई मात्रक हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे आगे कुछ और बात करें तो हम बात कर सकते हैं एफ का सीजीएस मात्रक, एफ का सीजीएस मात्रक, एफ का सीजीएस मात्रक, एफ का सीजीएस मात्रक, एफ का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो ग्राम, सी मतलब क्या होता है, देख लीजिए, सी हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सी एच लिखते हैं, सॉरी सेंटीमीटर ना, हाँ तो सही तो है, सी एम हो गया, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सी जी एम ये हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है डाइन के, किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है, क्या होता है, डाइन के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ के आता है कि एक न्यूटन का बल, एक न्यूटन का बल कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये याद जरूर रखिएगा, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। और मैंने अभी इससे पहले ही खुद बताया था कि बल क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। देख लीजिए, आराम से देखिए इसको, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना, अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन फंसा देते हैं। अगर हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं,
ठीक है, किसी वस्तु को उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास वो न्यूनतम बल होना चाहिए या वह न्यूनतम क्षमता होनी चाहिए, बल होना चाहिए जितना वस्तु का वजन है, जितना वस्तु का वजन है। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं, उठाने की आवश्यकता है हमें, अगर हम उसे उठा रहे हैं तो आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होना चाहिए। ये पहली चीज लिखा हुआ है। बल वह भौतिक राशि है, क्या है, बल वह भौतिक राशि जो एक समान स्थिति को बदल देती है, जो एक समान स्थिति को क्या कर देती है, बदल देती है। मैंने क्या कहा, बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु के एक समान स्थिति को बदल देती है, जो वस्तु की स्थिति को क्या कर देती है, बदल देती है, एक समान स्थिति को क्या कर देती है, बदल देती है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भाई। अब कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर, ठीक है, अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो लगाने में, ठीक है, लगाने के बाद आकार में परिवर्तन न होना, ठीक है, सुनिए ध्यान से, जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, बाह्य बल लगाने के बाद अगर वस्तु की, ठीक है, आकार में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो उसे दृढ़ता कहलाता है, उसे दृढ़ता कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसी को दूसरे शब्दों में अगर ये हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं और उसके दृढ़ता के कारण अगर उसके आकार में परिवर्तन न हो तो वो क्या कहलाएगी, वस्तु दृढ़ है, वस्तु क्या है, दृढ़ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सीखना और समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, यानी जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु पर बल दो तरीके से लगाया जाता है, एक तो एक समान दिशा में, एक विपरीत दिशा में, एक समान दिशा में और एक विपरीत दिशा में। जब हम विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ठीक है, यानी वस्तु पर बल विपरीत दिशा में लगता है, तो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं, क्या करते हैं, विपरीत दिशा में बल लगाता है या लगता है। जब वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं या जब हम वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो 180 होता है। ठीक है, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तब। देखिए मैंने क्या कहा, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री
होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और यहीं पर जब समान दिशा में बल लगता है तो लिखें यहीं पर, जब बल समान दिशा में लगता है तो दिशा में लगता है तो कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है भैया, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है। हम देखिए अब क्या कर रहे हैं, हम बल हम ऐसे इधर की तरफ लगा रहे हैं और उधर से लग रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं लेकिन वो विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, हमारे विपरीत दिशा में लग रहा है तो वहाँ पर जो दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा ना वो क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। लेकिन जब समान दिशा में जिधर चल रही उधर की तरफ दिशा में लगाएंगे, जैसे वस्तु इधर चल रही है इसी की दिशा में बल लगा रहे हैं तो वो बल की वो जहाँ वहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा। लेकिन अगर वस्तु ऐसे चल रही है और हम इधर से बल लगा रहे हैं तो यहाँ बीच में बनने वाला कोण क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बल के विपरीत विस्थापन हो तो बल के विपरीत विस्थापन हो, यानी बल जिधर लगा रहे हैं उसके विपरीत में विस्थापन देखने को अगर मिलता है तो वो नकारात्मक बल कहलाता है। मैंने क्या बोला? वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापन करती है तो बल नकारात्मक कहलाता है। नकारात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? नकारात्मक कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ठीक है, देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले अब आगे बढ़ते हैं, इसका अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बता दिया था कि इसमें बहुत बड़ा रोल होगा किसका? भार का। बहुत बड़ा रोल होगा मास का। अब मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, एक हल्की बॉल, प्लास्टिक की बॉल लीजिए, एक प्लास्टिक की बॉल लीजिए और एक क्रिकेट की बॉल होती है। जानते हैं क्रिकेट की बॉल कैसी होती है? जो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है उसमें जो बॉल है उसको देख लीजिए, एक प्लास्टिक की बॉल लीजिए। ठीक है, जब दोनों बॉल को आप पकड़ते हैं या कैच करते हैं तो आपको महसूस होता है कि जो हल्की बॉल है उससे चोट कम लग रहा है, जबकि जो भारी बॉल है उससे चोट अधिक लगता है। उससे चोट अधिक लगता है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। यहाँ पर द्रव्यमान बहुत ही काम करेगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, टेनिस की गेंद की अपेक्षा क्रिकेट के गेंद से अधिक चोट लगता है। ठीक है, देख लीजिए, टेनिस की गेंद की अपेक्षा क्रिकेट के गेंद से अधिक चोट लगता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए भाई। दूसरा देखिए, गद्दे पर जब आप गिरते हैं या फर्श पर आप गिरते हैं तो गद्दे पर गिरने से और फर्श पर गिरने से किस में अधिक चोट लगेगी? तो फर्श पर गिरने से अधिक चोट लगेगी। गद्दे पर गिरने से चोट
कम लगेगी, या कह सकते हैं गद्दे की अपेक्षा फर्श पर गिरने से चोट अधिक लगेगी। ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ऊंची कूद होती है, ठीक है, या लंबी कूद होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ की मिट्टी की खुदाई कर देते हैं, वहाँ की मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देते हैं, ताकि जब वो जो कोई कूदे उस पर तो उसको चोट कम लगे, ठीक है, चोट कम लगे। बड़ी कील को अगर ठोकना होता है तो हथौड़े की मार अधिक पड़नी चाहिए, हथौड़े से अधिक बल लगाते हैं, अधिक चोट मारते हैं, तब जाकर क्या होता है, हमारा कोई भी कील क्या होता है, दीवार में धंसती है। उसी तरह से जो कराटे सीखे हुए हैं, जो ईंट को तोड़ते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल है। लेकिन भाई मुझे ये सब एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, मुझे समझाना है कि ये काम क्या करता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन के पहले नियम से संबंधित है, एकदम अपने गांठ बांध लीजिएगा। अगर मैं इस तरह से कहूँ तो न्यूटन के द्वितीय नियम न्यूटन के प्रथम नियम का भाग है, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम प्रथम नियम का भाग है। ये चीज हो गया। अब कैसे भाग है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम परिभाषा देता है बल का, न्यूटन का प्रथम नियम परिभाषा देता है बल का, लेकिन न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो बल का सूत्र देता है। लिख सकते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा जड़त्व पढ़ा, इनर्शिया पढ़ लिया, फर्स्ट न्यूटन पढ़ लिया। हमने कहा कि न्यूटन ने जो अपना जो ये नियम दिया था प्रिंसिया नामक बुक में दिया था, कब दिया था, 1687 ईस्वी में दिया था। फिर हमने न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ा, प्रथम नियम आपको मैंने बता दिया बखूबी क्या होता है, कि अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम न करे। बल के बारे में बताया, बल की परिभाषा बताया, बल की मात्रक बताया, बल का सूत्र बताया, ये चीज़ हो गया। फिर हमने न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल दिया। फिर हमने क्या किया, द्वितीय नियम बताया, द्वितीय नियम में संवेग बताया, ठीक है, मोमेंटम जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद उस पर फार्मूला जनरेट किया, वो सारी चीज़ें लिखा, और त्वरण को भी बताया। उसके बाद हमने इसमें बल के बारे में, या बल किस तरह से काम करता है, विपरीत दिशा में अगर बल लगाते हैं तब क्या होता है, विस्थापन के बाद क्या होता है, बल नकारात्मक निकल के आता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, बहुत आसान शब्दों में बताई और बार बार बताई। आप इसको सिर्फ एक बार रिवाइज करिए, आपके दिमाग में बैठेगा ये चीज़, ठीक है। अगर आपको कोई भी यहाँ कमी दिखती तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करिए जो कि कोर्स खरीद नहीं सकते, कम से कम उन्हें ये लाभ तो मिलेगा, फ्री का वीडियो मिल रहा है, उनको पढ़ने को मिला। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारे काम का नहीं है, तो कम से कम उन बच्चों तक जरूर पहुँचा दीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो तैयारी में लगे हुए, क्योंकि ये ऐसा कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। बल कहाँ नहीं पूछा गया है, न्यूटन के नियम कहाँ नहीं पूछे गए, हर जगह पूछे गए हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत विस्तार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आप प्लीज़, मेरा यही कहना है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े चाहे मत बढ़े, लेकिन उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे जो कोर्स खरीदने के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं लेकिन कोर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। कम से कम उन्हें ये वीडियो तो लाभ देगा, वो इस चीज़ों से सीखेंगे। तो प्लीज़ मेरा बस इतना ही कहना है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे पढ़ाने में जो भी कमियां आपको दिखती हैं, अगर कुछ दिख रही हैं तो उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कोई क्वेश्चन फंसता है तो भी आप पूछिएगा हमसे, आपको हम ज़रूर आंसर देंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।